मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का किया स्थलीय निरीक्षण। कार्यक्रम स्थल पर की जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इन्वेस्टर समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का भी किया उद्घाटन। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज। सरकार ने किए 2.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन। समिट से प्रदेश में मिलेगा रोजगार। होमगार्ड स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। होमगार्ड जवानों के लिए की बड़ी घोषणा। कहा, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ड्यूटी पर दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। लोहाघाट में गुलदार का आतंक। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग। रेंजर को दिया ज्ञापन। देवभूमि लाइव देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी ने एफआरआई में तैयारियों का जायजा लिया है। एफआरआई में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होगी। 8 दिसंबर को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 9 दिसंबर को समापन में अमित शाह आएंगे। अब तक 2,50,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए हैं। उसे पुष्कर सिंह धामी ने एफआरआई में तैयारियों का जायजा लिया। एफआरआई में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर्स समिट होगी। 8 दिसंबर को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें 9 दिसंबर को अमित शाह समापन में आएंगे। अब तक 2,50,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं और 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर्स समिट होनी है, जिसे लेकर सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें एफआरआई में इन्वेस्टर समिट 8 और 9 दिसंबर को होगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लिया। ज्यादा जानकारी लेंगे। स्टेट हेड अजय टोंटियाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, सीएम धामी एफआरआई पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया है उन्होंने। जी देखिए, केवल 2 दिन बाकी हैं, बल्कि 2 दिन भी नहीं कह सकते हम। आज का दिन तो निकल ही गया, कल का केवल 1 दिन बाकी है और परसों सुबह 10:30 बजे से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एफआरआई में शुरू होनी है। तो ऐसे में उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी तो दूसरी बार एफआरआई पहुंचे हैं पिछले 3 दिनों के अंतराल में और जैसा कि ये तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है उद्घाटन समारोह में पहुंच रहे हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन वो खुद करेंगे। तो इसलिए ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है उन तैयारियों का जायजा लेना, उन तैयारियों के एक तैयारियां देखना, एक व्यवस्था को देखना। ऐसे में खुद पुष्कर सिंह धामी जो है खुद इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद। तमाम अधिकारियों को उन्होंने सड़कों पर उतार रखा है। पूरी तरह से सड़कें चाक चौबंद की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा है। तो जो वेन्यू है एफआरआई, उसकी व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग तरीके से देखी जा रही हैं। ट्रैफिक प्लान की चीजें आ गई हैं कि किस तरीके से 8 तारीख को ट्रैफिक प्लान रहेगा। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाती है कि उसी दौरान एफआरआई के पास ही आईएमए है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। उसी दौरान 10 तारीख को वहां पासिंग आउट परेड होनी है। माफ कीजिएगा, शनिवार को ही पासिंग आउट परेड होनी है। तो उधर भी बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आयोजन उत्तराखंड का होता है। ये राष्ट्रीय आयोजन है। तो इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा तैयारियों का जायजा लेना और तैयारियों की समीक्षा करना एक बहुत जायज सी बात हो जाती है। जी अजय, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। लक्षर क्षेत्र में बाढ़ से मिले आपदा के जख्म देखे जा सकते हैं। भविष्य में आपदा की रोकथाम के उद्देश्य से इन दिनों गंगा तटीय इलाकों में तटबंधों का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस निर्माण में भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन और उत्तराखंड कांग्रेस ने अपना कड़ा ऐतराज जताकर निर्माण रोकने की चेतावनी जारी की है। वहीं क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों ने इस पर जांच कराने की बात कही है। हमने जो मौके पर यहाँ देखा, इसकी हम एक तो जांच कराएंगे, क्योंकि ये चलने लायक नहीं है और ये मानकों के आधार पर भी नहीं है, क्योंकि रेत से पैचिंग चल ही नहीं पाता है। इस पर तो यहाँ इस अच्छे तरीके से बांधने के लिए दोमट मिट्टी का प्रयोग होना चाहिए था, जबकि ये वहीं से रेत खोद रहे हैं
और वहीं डाल रहे हैं। ये जो बालावाली में हमारा फ्लाईओवर का काम चल रहा है, सो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के जो जेई हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से आजाद सिंह, उनसे मेरी फोन के माध्यम से बात हुई है। वो बता रहे हैं कि इसमें रेत की पिचिंग दी गई है, जो कि उनके बॉन्ड में भी दी गई है। उनके जो एस्टीमेट बनाए गए हैं रेत के बनाए गए हैं। तो हमने उनसे यही मांग की है कि मौके पर आकर हमें एक तो एस्टीमेट दिखाएं, उसके तत्पश्चात ही हम ये काम चलने देंगे, वरना ये काम का पूर्ण रूप से विरोध करेगी भारतीय किसान यूनियन तोमर। इस काम को नहीं करने दिया जाएगा जब तक ये बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं करते कि ये काम किस तरीके से होना है। यहाँ के कुछ किसानों ने हमारी किसान यूनियन तोमर को बताया कि यहाँ पर एक बांध बांधने का काम चल रहा है फ्लाईओवर पर, जिसमें यहाँ पर टोटल भ्रष्टाचार हो रहा है, रेत का प्रयोग हो रहा है, जो कि किसी भी एस्टीमेट में रेत नहीं लगता किसी बांध में, क्योंकि वह पानी के बहाव को नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और हमें इस चीज को आश्वासन किसी ने भी यहाँ पर नहीं दिया। यहाँ पर आकर के हमने जांच की है, ना यहाँ पर कोई ठेकेदार है, ना यहाँ पर कोई जई है, कोई सरकारी कर्मचारी। जो किसान यूनियन है उनके माध्यम से मुझे सूचना मिली थी कल शाम को, तो मेरी एक्शन पीडब्ल्यूडी से बात हुई थी। तो मैंने उनको बताया था कि एस्टीमेट में आपका दोमट मिट्टी लिखी हुई है, लेकिन मौके पे रेत से काम हो रहा है। तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है और मैं इसकी जांच करवाऊंगा। तो अभी चूंकि विषय जांच का है और आज भी तहसील दिवस में भी ये बात आई थी, तो संबंधित जो एई साहब आए थे उनको भी मैंने बता दिया है, और जो भी जांच करके निकलेगा, अगर कोई गलत काम हुआ होगा तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को डॉक्टर भीमराव युवा संगठन ने सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पमाला अर्पित की। समिति के अध्यक्ष संजय त्रिवाल ने कहा कि हमें तथाकथित मनुवादियों द्वारा दलित और अछूत कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस स्थिति को वास्तविक रूप से देखा था। उन्होंने संविधान को लोकतांत्रिक व्यवस्था देकर कुठाराघात को भेदने की कोशिश की थी। हमारा समाज संविधान व्यवस्था के तहत जीवित है। तेज प्रकाश साहू ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि स्वयं छुआछूत और जाति प्रथा के शोषित थे, उन्होंने देश की वास्तविक स्थिति को समझकर संविधान का निर्माण किया और दलित समाज को अधिकार दिलाया। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है। आज हमने शोक प्रकट करा है। आज हमारे बीच में बाबा साहब नहीं रहे, बड़ा हमें दुख है, मगर हमें एक तरफ गर्व भी है जो हमारे समाज से, हमारे बीच से ऐसा व्यक्ति जिसने देश का संविधान लिखा, उनका एक ही मंत्र था अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, संगठित रहो, शिक्षित रहो। और आज उनका मूल मंत्र हमारे समाज में कहीं ना कहीं काम कर रहा है। भीमराव अंबेडकर जी हैं, वह सदा अमर रहेंगे और देश के लिए जो संविधान लिख गए हैं वो हमारे समाज के लिए हमें बहुत गर्व की बात है। आज हमने मनाई है उनकी पुण्यतिथि, पूरे समाज के साथ, पूरे युवाओं के साथ हमने शोक प्रकट करा है उनके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी ने उत्तराखंड की गृह सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूरी, डीजीपी अभिनव कुमार सहित सुरक्षा और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि देहरादून के एफआरआई में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 8 दिसंबर को मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा को लेकर बैठक ली जा रही है। और अपर मुख्य सचिव राधा रतूरी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में लगातार वेन्यू स्पॉट का निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा और समिट को लेकर तैयारियां चाक चौबंद हो सकें। जी और उसके अगले दिन माननीय गृह मंत्री जी का उन दोनों द्वारा इसमें हिस्सा लेना है, तो इसलिए जो भी एमएचए के और एसपीजी की जो भी गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। टीम्स पहुँच गई हैं, जो हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी ड्रिल होती है, जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं पीएम विजिट से पहले और एचएम विजिट से पहले, वो सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। वेन्यू पे बाकी भी जो और तैयारियां हैं, फायर प्रोटेक्शन की और जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, वो भी हम कर रहे हैं। हमारी गार्ड यहाँ लग चुकी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा 8 तारीख को सुबह। उसी की तैयारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया था कि सारी तैयारियां अच्छे से हो रही हैं, उसी को देखने के लिए।
गदरपुर के 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में सिलक्यारा टनल में बचाव अभियान चलाने वाली पूरी टीम को सम्मानित किया गया और उनके लिए एक विशेष भोज भी आयोजित किया गया। इस मौके पर कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने कहा कि आपदा के लिए हमेशा तैयार रहने वाली 15 बटालियन एनडीआरएफ उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर लोगों की सेवा कर रही है और दिवाली के दिन जिस तरह से सुरंग धंसने की सूचना आई तो तत्काल हमारे कर्मचारी, अधिकारी, जवान सक्रिय हो गए थे। वहां पर काम करते हुए अनेक तरह की परेशानियों का सामना करते हुए टीम मौके पर पहुंची और हमें गर्व है कि हम 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल पाए। लक्सर तहसील सभागार में तहसील दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने की और इस दौरान कुल 67 शिकायतें फरियादियों ने की। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक अधिकांश शिकायतें खेत खलिहानों और पैमाइश से संबंधित प्राप्त हुई हैं और कुछ शिकायतें आपदा को लेकर प्राप्त हो रहे मुआवजे से संबंधित पाई गई। वहीं कुछ विभागों के अनुपस्थित और विलंब से पहुंचे अधिकारियों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई भी की गई। प्राप्त हुई है और ये विभिन्न विभागों की शिकायतें हैं और मैक्सिमम शिकायतें जो देखने को मिली है राजस्व विभाग की है, जिसमें चक्रोड है या किसी के खेत मेड़ को तोड़ दिया है या किसी के खेत को नुकसान पहुंचाया है, किसी का गन्ना काट दिया है, इस टाइप की शिकायत है। और 2-4 शिकायतें जो राजस्व विभाग की है वो मुआवजे से संबंधित है। विभाग ऐसे हैं जो लेट आए हैं और कुछ अनुपस्थित हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और डीएम साहब को हम लोग सूचना भी देंगे और नोटिस हम जारी कर ही देंगे। सुरई रेंज और यूपी पीलीभीत के महोबा रेंज के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बग्गा चौवन क्षेत्र के रहने वाले युवक तारा सिंह को बाघ ने हमला करके मौत के घाट उतार दिया। युवक देर रात मजूला से अपने घर जा रहा था और इसी दौरान युवक हादसे का शिकार हो गया। सुबह घटना की जानकारी लगते ही मौके पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वन विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जंगल से शव बरामद किया। मामले में कानूनी कार्रवाई महोबा रेंज के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। कि ताराचंद्र नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको टाइगर के द्वारा हमला करके मार दिया गया है। 30 साल उनकी आयु है और उनका शव भी अभी प्राप्त हो चुका है। महोब रेंज के अंतर्गत ये घटना हुई है, लेकिन हमारे द्वारा जो हमारे रेंज के स्थानीय कर्मचारी हैं उनको भी निर्देशित कर दिया गया है क्योंकि ग्रामीणों के आने का रास्ता है वो, तो किसी भी घटना, कोई भी दुर्घटना होने से पहले हम सचेत रहेंगे और गाँव वालों को भी बताएंगे कि यहाँ पर अभी बाघ के द्वारा ऐसी घटना यहाँ पर की गई है, इस प्रकार की घटनाओं की पुनः पुनरावृत्ति न हो। पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हमारी ओर से क्षेत्राधिकारी को भी निर्देशित कर दिया गया है, अन्य स्टाफ को भी, कि आप भी अपनी जो भी है सजगता वहाँ पर बनाए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर राजधानी देहरादून में तैयारियां तेज हो गई हैं। चाहे बात सड़कों की करें या फिर सफाई व्यवस्था की, बिजली पानी से लेकर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश के मेहमान भी राजधानी देहरादून में आने वाले हैं। देहरादून के जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी की सीईओ सोनिका ने बताया कि 90% सड़कों का काम पूरा किया जा चुका है और आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर वह भी पूरा हो जाएगा। काम सभी फाइनल स्टेज में है। हमारी रोड का काम भी करीबन 90% पूरा हो गया है और हम अगले कुछ दिनों में उसको भी पूरा कर देंगे। ऑलमोस्ट काम सभी फाइनल स्टेज में है। हमारी रोड का काम भी करीबन 90% पूरा हो गया है और हम अगले कुछ दिनों में उसको भी पूरा कर देंगे। हल्द्वानी में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन द्वारा शिक्षा के साथ साथ खेलों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और इसी कड़ी में स्पेशल पब्लिक स्कूल में इंटर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 16 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। वहीं इस मौके पर पहुंचे इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी भारत का नाम हो रहा है और विद्यालयों में भी खेलों के प्रति रुचि दिखाई जा रही है। वहीं पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश भगत ने बताया कि 16 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया और अन्य विद्यालयों में भी अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। तभी इतने किस्म के स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं। पहले केवल क्रिकेट
फुटबॉल आदि ही खेले जाते थे, एथलेटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी बास्केटबॉल जैसे गेम जो कि हमारे टाइम पे बहुत कम खेला जाता था, अब इतनी टीमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अराउंड 30 टीम्स, 13 इन गर्ल्स एंड 17 इन बॉयज़। सो नो डाउट स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ आ रही हैं, हर किस्म का स्पोर्ट्स डेवलप हो रहा है, इवन ट्रैकिंग हो रहा है, वह अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स, अब तो हर किस्म के स्पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं और स्कूल्स भी इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। हमारी जो एसोसिएशन है उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक खेल के प्रति भी उनको जागरूक करना, और खेल की जो महत्वता है इस समय, इसी क्रम में आज यहाँ पर बास्केटबॉल का इंस्पिरेशन में जो है आज चैंपियनशिप करवाई जा रही है हमारी एसोसिएशन के माध्यम से। बच्चों को इस बारे में बताया जा रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अब जो है आपको करियर बनाने के बहुत सारे मौके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून के गांधी पार्क में किसानों की मांग को लेकर मौन उपवास करेंगे और इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि हरीश रावत अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और नौटंकी न करें। प्रदेश में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस इस तरीके की चीज करती है और इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ने कई बातें कही। कांग्रेस पार्टी बड़ी माहिर है और जहां तक हरीश रावत की बात है, अपने स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दें और नौटंकी ना करें, क्योंकि जब भी प्रदेश के अंदर कोई बहुत बड़ा कार्य होने जाता है तो ये लोग जो है अपने इस तरीके की चीजें लेकर आगे आते हैं। मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मुद्दे हों जिन पर जो है ड्रामाबाजी ना हो। भगवानपुर नगर पंचायत में विकास कराने को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश और भगवानपुर विधायक ममता राकेश आमने सामने आ चुके हैं। मामला एक वार्ड में इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क बनवाने का है। सड़क बनाने को लेकर पहले तो सुबोध राकेश ने विधायक के ठेकेदार के साथ मारपीट की और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और विधायक ममता राकेश ने फीता काटकर उस सड़क का उद्घाटन कर दिया, जिसके बाद काम फिर से शुरू हो गया। जिसकी सूचना पर सुबोध राकेश फिर वहां पहुंचे और काम रुकवा दिया, जिससे मामला और गंभीर हो गया और राकेश परिवार आमने सामने हो गया। के संज्ञान में है और सभी चैनलों द्वारा दिखाया गया प्रमुखता से कि मेरे विधायक ने जैसे भगवानपुर नगर पंचायत में 4 कार्य थे जो जनता की मांग पर हमने वो स्वीकृत कराए थे कार्य, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूरी प्रक्रिया होने के बाद यहाँ तक कि हमारे किए कार्यों का विधिवत तरीके से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके तहत टेंडर प्रक्रिया हो गई। टेंडर होने के बाद में वर्क ऑर्डर जारी हो गए थे और वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद जब हमारा ठेकेदार वहां काम करने के लिए गया तो उसके साथ अभद्रता कुछ लोगों के द्वारा की गई। अभद्रता करके उसे काम करने से रोका गया, यहाँ तक कि उसके साथ मारपीट भी कुछ लोगों के द्वारा की गई। वो जो गली के लोग हैं जहाँ पर वो गली बनने वाली थी, वहाँ के लोग भी बड़े परेशान पिछले 1 हफ्ते से हो गए हैं। सभी का यही कहना है कि इसका निस्तारण होना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं अपने साथियों का कि इन्होंने इस मामले का निस्तारण करने में मेरा सहयोग किया। और वास्तविकता यह है कि नेता को मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए, विकास की लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि विकास को रोकने की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं हम विकास की सोच के लोग हैं और जिस कार्य को हमने शुरू किया था उस कार्य को शुरू करने के बाद जो हमारे साथ ये विवाद खड़ा किया गया है, इस प्रकार का विवाद भविष्य में ना हो, ये आग्रह मैं हर नेता से करना चाहता हूं कि वो विकास की लड़ाई लड़े। गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गांधी पार्क में मौन उपवास रखने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि गन्ना किसानों की मांग को लेकर और अन्य मांगों को लेकर हरीश रावत मुखर हैं। उनसे पहले भी वह हरिद्वार में किसानों की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इकबालपुर शुगर मिल के बाहर भी उन्होंने प्रदर्शन किया था। गन्ना किसान अपना खराब गन्ने की फसल के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच भी पहुंचे थे। उत्तराखंड की गूंगी बहरी सरकार किसानों के वादों को पूरा नहीं कर रही है। गन्ना किसानों की मांगों को लेकर हरीश रावत कल मौन उपवास रखने जा रहे हैं। गन्ना किसानों की मांग को लेकर के और जो भी किसानों की अन्य मांगे हैं उस पर हरीश रावत जी लंबे समय से जो है मुखर हैं। हरिद्वार में उन्होंने इसके लिए कई बार पदयात्राएं भी निकाली। इकबालपुर जो शुगर मिल है उसके बाहर जो है धरना प्रदर्शन भी किया और हरिद्वार के किसान उनके नेतृत्व में सड़ा हुआ गन्ना लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे बड़ी भारी तादाद में। उसके बाद भी ये गूंगी बहरी सरकार जो है अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। लिखित में जो है आश्वासन किसानों को दिया गया था कि उनका गन्ने का भुगतान जो है कर दिया जाएगा। उसके लिए बाकायदा सरकार ने एक रोड मैप भी बताया था, लेकिन उस पर वो जो है खरा नहीं उतर रहा। और उसके बाद भी आप देखिए कि आपदा
के बाद जो उनके भवनों की क्षति हुई है, उनकी फसलों की जो क्षति हुई है, उसका जो है उचित मूल्यांकन नहीं कर रही है। तो ये घोर जो है निराशाजनक है और किसानों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। और कल फिर जो है हरीश राव जी के नेतृत्व में किसान देहरादून में धरना देने के लिए मजबूर हैं। अगर उसके बाद भी ये गूंगी बहरी सरकार नहीं छेड़ती तो मुझे लगता है उसके बाद प्रदेश में बड़ा आंदोलन झेलने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि राज्य गठन के बाद एनडी तिवारी की सरकार में बिना किसी इन्वेस्टर समिट के जनवरी 2003 में सिडकुल की स्थापना की और एनडी तिवारी के बदौलत राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज मिला। लेकिन भाजपा सरकार यह नहीं बता रही है कि 2018 में कितने इन्वेस्टर यहां आए और कितने यहां से छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट नारायण दत्त तिवारी जी लाए, जिन्होंने पूरा बेस उत्तराखंड का बनाया, जिस उत्तराखंड की भूभाग को इंडस्ट्री विहीन कहा जाता था, उस भूभाग को 2002 में आने के बाद पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने सिडकुलों की स्थापना करके एक बेस देने का काम किया। 2000 के आसपास इंडस्ट्रीज आई। 2003 में हमको विशेष आर्थिक पैकेज मिला जिसका लाभ उत्तराखंड को बहुत भारी संख्या में मिला। इन्वेस्टमेंट आए, लोगों को रोजगार मिले। पंडित नारायण दत्त तिवारी ने 70% लोकल लोगों को रोजगार की बात भी कही, उसके लिए तैयारी करी, उसके लिए नियम बनाए। लेकिन नई सरकार ये नहीं बता रही कि कितने इन्वेस्टमेंट आए थे और उसमें से कितने यहाँ से छोड़ के चले गए और उसके कारण क्या रहे। 24 घंटे बिजली हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे इस ऊर्जा प्रदेश में। हमारी विद्युत अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा महंगी है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव टालने पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के नगर निकाय प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल का कहना है कि भाजपा ने हार की आशंका के चलते चुनाव टाल दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का यह तर्क है कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का कार्य पूरा नहीं होने के चलते निकाय चुनाव टाले गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि संविधान में इस बात का उल्लेख है कि 6 महीने पहले ही यह प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। और इस पूरे मामले को देखकर संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही नगर निकाय चुनाव होंगे। जो बीजेपी जो है वो हार के डर से उन्होंने यहाँ पर जो 6 महीने का कार्यकाल है वो बढ़ाया। उनको दिख रहा था कि हमारी जो है पार्षद और जो मेयर हैं वो नहीं बन पा रहे, जिस कारण से उन्होंने ओबीसी के वोटर बनाए जा रहे हैं, सर्वे किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था ये, जबकि संविधान में लिखा गया है कि 6 महीने पहले ही प्रक्रिया स्टार्ट होनी चाहिए थी और इस वजह से इन्होंने ये प्रशासक बैठाया। प्रदेश में आई बाढ़ आपदा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार भाजपा से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 7 दिसंबर को देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास रखेंगे, जिसमें प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बता दें कि हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि पिछले दिनों हरिद्वार जनपद में आई बाढ़ आपदा से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन राज्य सरकार नुकसान की भरपाई नहीं कर पाई है। आपदा में हरिद्वार के किसानों का भारी नुकसान हुआ। गन्ना, चरी, घास सब बर्बाद हो गया। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था अपने घर बुलाकर हम 11 किसानों को हरीश रावत जी के सामने कि मैं इनको नुकसान की भरपाई करूंगा और उचित मुआवजा दूंगा। लेकिन नारसन से लेकर रुड़की तक हमारी ट्रैक्टर यात्रा, फिर उसका सीएम आवास घेराव, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने हमें चाय पे इनवाइट करके अपने घर ये आश्वस्त किया था कि मैं इनका भरपाई करूंगा नुकसान की और इनको उचित मुआवजा दूंगा। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री नहीं कर रहे और इस दुर्घटनाग्रस्त होते हुए भी हरीश रावत जी किसानों की समस्याओं को लेकर 7 तारीख को गांधी पार्क में धरने पे बैठेंगे। हमने ये जो प्रेस वार्ता की है किरणपाल जी, हमारे संतोष चौहान जी, अमन जी, आबाद जी, राजू भाई, इसलिए किया कि हम किसानों को जागृत करें और उनको हक उनको दिलवाने के लिए सभी पत्रकार बंधु भी और सामाजिक लोग भी इसमें हमारी मदद। औली की नन्दा देवी इंटरनेशनल FIS स्कीइंग स्लोप की खूबसूरत ढलानों पर पर्यटकों और स्कीयरों के लिए GMVN के निर्देशन में चेयर लिफ्ट का संचालन फिर शुरू हो गया है। आगामी क्रिसमस पर्व और 31 सेलिब्रेशन को बढ़ने वाले टूरिस्टों के दबाव को देखते हुए GMVN चेयर लिफ्ट प्रबंधन ने सालाना मेंटेनेंस के लिए यह चेयर लिफ्ट 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक पर्यटकों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया था। GMVN औली के चेयर लिफ्ट प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद डिमरी ने बताया कि तकनीकी मेंटेनेंस के बाद औली चेयर लिफ्ट का संचालन शुरू हो गया है। औली पहुंचने वाले पर्यटक अब इस रोमांचक चेयर लिफ्ट राइड का लुत्फ उठा सकते हैं।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।